नमस्कार दोस्तों, पवन सोलंकी जनरल साइंस यूट्यूब चैनल पर मैं पवन सोलंकी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विद्युत धारा। देखिए, विद्युत धारा जिसे हम आम भाषा में करंट, बिजली या विद्युत भी कह सकते हैं। विद्युत धारा का प्रयोग आज छोटे से छोटे मोबाइल सर्किट से लेके बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर में भी होता है। विद्युत धारा के आज के समय में विद्युत धारा के बिना कोई भी चीज संभव नहीं है। देखिए क्या है विद्युत धारा की परिभाषा। देखिए, कोई भी पदार्थ होता है उसके अंदर यह खोज की जा चुकी है कि 3 प्रकार के कण विद्यमान रहते हैं। एक होता है उसके अंदर प्रोटॉन, एक होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन और एक होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन। देखिए, प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश या माइनस आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। तो विद्युत धारा की परिभाषा में हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी परिभाषा में लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसकी दूसरी परिभाषा लिखेंगे, किसी भी विद्युत परिपथ में इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी विद्युत परिपथ में इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। आगे विद्युत धारा को I से लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो ये होगी विद्युत धारा की परिभाषा और विद्युत धारा का मात्रक और इसका प्रतीक चिन्ह। देखिए विद्युत धारा का सूत्र। विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। यही परिभाषा हमने पहले ज्ञात की थी कि इकाई समय में गुजरने वाले आवेश की मात्रा को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और एसआई पद्धति में समय का मात्रक होता है सेकंड। देखिए, विद्युत धारा को लिखेंगे I से, आवेश को लिखते हैं C से और समय सेकंड को लिखते हैं S से। इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इक्वल टू Q अपॉन T। तो ये होगी अपनी विद्युत धारा की परिभाषा, इसका प्रतीक चिन्ह और इसका सूत्र। आगे देखिए विद्युत धारा के प्रकार। सामान्यतः विद्युत धारा 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरी होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका मान समय के साथ या जिसकी दिशा समय के साथ बदलती रहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। दूसरी होती है दिष्ट धारा, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ परिवर्तित नहीं होती तथा एक समान दिशा में धारा बहती है उसे दिष्ट धारा कहते हैं। देखिए, विद्युत धारा सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली होती है प्रत्यावर्ती धारा
और दूसरी होती है दिष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा में हम लिखेंगे वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ बदलती रहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जिसकी दिशा समय के साथ बदलती रहती है उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। पहली होती है वर्गाकार, दूसरी होती है त्रिभुजाकार और तीसरी होती है ज्यावक्रीय। देखिए, पहली है वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा। वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। मान लो यह है धारा की दिशा, ये है समय, समय को लिखते हैं t से, और ये होगी अपनी धारा I। तो समय और धारा के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो वर्गाकार आकृति का बनेगा। जैसे कि कुछ इस तरह इसका ग्राफ बनेगा। देखिए, धारा की दिशा प्लस से माइनस में चेंज हो रही है और माइनस से प्लस में चेंज हो रही है, तो यह है वर्गाकार प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा प्रकार अपने प्रत्यावर्ती धारा का पढ़ेंगे, त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा। त्रिभुजाकार प्रत्यावर्ती धारा, इसमें कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। देखिए, ये है धारा, ये हो गया इसका समय, तो त्रिभुज आकृति का ग्राफ धारा और समय के बीच में बनेगा। तीसरी इसकी धारा है ज्यावक्रीय। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा में समय और धारा के बीच में एक ज्या का निर्माण होगा। देखिए, कुछ इस तरह एक ज्यावक्रीय ग्राफ का मान होगा। यह है इसका समय और यह है धारा I। इस ग्राफ में देखने पर पता चल रहा है कि धारा का मान प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, 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 धारा का मान निश्चित अंतराल के बाद बदल रहा है। तो ये होगी अपनी प्रत्यावर्ती धारा। अब हम देखेंगे कि दिष्ट धारा कितने प्रकार की होती है। दिष्ट धारा, वह धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती, अर्थात एक दिशा में बहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। सामान्यतः दिष्ट धारा 2 प्रकार की होती है। पहली होती है एक समान दिष्ट धारा, पहली होती है समान दिष्ट धारा या एक समान दिष्ट धारा। दूसरी होती है असमान दिष्ट धारा। समान दिष्ट धारा में हम लिखेंगे कि वह दिष्ट धारा जिसकी दिशा और मान समय के साथ नहीं बदलता, समान दिष्ट धारा कहलाती है। वह दिष्ट धारा जिसका मान और दिशा समय के साथ नहीं बदलता, समान दिष्ट धारा कहलाती है। इसका अपने ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये होगी अपनी धारा I,
ये हो गया T, तो इसकी ना इसकी दिशा बदलेगी ना इसका मान बदलेगा। ये है समान दिष्ट धारा। एक दूसरी होती है असमान दिष्ट धारा। असमान दिष्ट धारा वह दिष्ट धारा जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती लेकिन जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, समान दिष्ट धारा कहलाती है। जिसकी दिशा समय के साथ नहीं बदलती, वह जिसका मान समय के साथ बदलता रहता है, उसे असमान दिष्ट धारा कहते हैं। इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा। ये अपनी धारा, ये अपना समय। देखिए यहाँ पे अगर इसके मान की बात करें तो यहाँ पे मान मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम, यहाँ पे मान ज़्यादा कम, तो मान में परिवर्तन हो रहा है लेकिन धारा की दिशा एक ही है, धारा की दिशा नहीं बदल रही। ये है असमान दिष्ट धारा। तो ये हमने धारा के प्रकार के बारे में कुछ अध्ययन किया कि किस प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा के आगे प्रकार हैं और किस प्रकार से दिष्ट धारा के आगे प्रकार है। अब हम आगे अध्ययन करेंगे। अब हम देखेंगे कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है, विद्युत धारा कहाँ से कहाँ की ओर प्रवाहित होती है या बहती है। आगे लिखेंगे विद्युत धारा की दिशा। देखिए मान लो कोई भी सोर्स होता है, जैसे कि वाटर है, पानी है, उसका प्रवाह हमेशा उच्च तल से निम्न तल की ओर होगा। उसी प्रकार भी हम कह सकते हैं कि आवेश का प्रवाह भी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। लिखेंगे इसमें कि धन आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। इसी प्रकार विद्युत धारा का प्रवाह भी उच्च विभव यानी धनावेश से ऋणावेश की तरफ होगा। अर्थात धारा का प्रवाह भी उच्च आवेश या धनावेश से निम्न विभव की ओर होगा। हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा धनावेश के समान दिशा में प्रवाहित होती है, लेकिन धारा की दिशा ऋणावेश अर्थात इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में प्रवाहित होगी। ऋणावेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि मान लें इलेक्ट्रॉनों की दिशा अगर ए से बी की तरफ है तो हम कह सकते हैं कि धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉनों की दिशा ए से बी की तरफ है, तो हम
ये कह सकते हैं कि धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के या ऋणावेश के विपरीत दिशा में बी की ए तरफ होगा। धारा की दिशा इस तरफ होगी, इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत दिशा में। ये होगी अपनी धारा की दिशा। अब हम आगे देखेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। देखिए विद्युत विभव, विद्युत विभव में लिखेंगे हम एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। एकांक धन आवेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को, मान लीजिए क्या आवेश है, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक, यानी ए बिंदु तक, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभव को V से लिखते हैं, विभव को V से लिखते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। यह है विद्युत विभव की परिभाषा। आगे लिखेंगे विभवांतर। देखिए विभवांतर क्या होता है। देखिए एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित, आगे देखिए विभवांतर क्या होता है। विभवांतर एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। एकांक धन आवेश को, मान लीजिए क्या हुआ आवेश है, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, या मान लो ए बिंदु ए बिंदु बी, एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किए गए कार्य को उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। विभव क्या था, एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभव कहते हैं। विभवांतर है एकांक धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को उस बिंदु का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर को V से लिखते हैं और इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। ये होगी अपनी विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर की परिभाषा। अब धारा और आवेशों के संबंध में हम कूलाम के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए कूलाम का नियम, कूलाम का नियम परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण नियम है। कई बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। देखिए क्या है कूलाम का नियम। देखिए आवेशों के संबंध में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के बारे में संबंध बताने के लिए एक वैज्ञानिक आया था कूलाम, उन्होंने कूलाम का नियम दिया। देखिए आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के संबंध बताने के लिए एक वैज्ञानिक कूलाम ने कूलाम का नियम दिया। देखिए इस नियम के अनुसार लिखेंगे, इस नियम के अनुसार माना कोई दो आवेश है, ये आवेश Q1 और ये आवेश Q2, ठीक है। इनके बीच की दूरी अपने मान लेते हैं R है, इनके बीच की दूरी R है। दो आवेश है Q1 और Q2, इसके बीच में दूरी R है। तो कूलाम ने ये बोला था कि कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों Q1 और Q2, कूलाम के नियमानुसार दो आवेश Q1 और Q2 के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F, दो आवेश Q1 और Q2
के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं इस नियम को। देखिए साथ साथ नोट्स बनाते जाइए और लिखते जाइए इसकी डेफिनेशन को। देखिए कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1। दूसरी बात कूलाम ने यह लिखी थी कि दोनों आवेशों के बीच, दोनों आवेशों Q1 और Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल F दोनों आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब आगे लिखेंगे समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। F समानुपाती Q1 Q2 गुणा में 1/r², तो r² मैं नीचे लिख देता हूँ। F समानुपाती Q1 Q2 r²। F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बटे r²। K एक अनुपातिक स्थिरांक है, यहाँ पे लिखेंगे K बराबर स्थिरांक। देखिए K एक स्थिरांक है जिसे पैराविद्युतांक कहते हैं। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, या इसका मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर की स्क्वायर बटे कूलाम की स्क्वायर। यह है K की वैल्यू। अब K की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो F = हो जाएगा 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे r²। ये हो गया अपना कूलाम का नियम। अब हम आगे देखेंगे कि कूलाम के नियम की सीमाएं, कि कूलाम के नियम की सीमा क्या है। देखिए कूलाम के नियम की सीमाएं। पहली सीमा ये लिखेंगे कि अधिक दूरी के लिए यह नियम काम नहीं करता, या लिखेंगे कि अधिक दूरी के लिए यह नियम मान्य नहीं है। अधिक दूरी के लिए यह नियम मान्य नहीं है या सत्य नहीं है। दूसरा लिखेंगे यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। यह नियम केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। तीसरी सीमा लिखेंगे इसके अंदर कि यह कूलाम का नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है। यानी हम कह सकते हैं यह कोई जरूरी नहीं है कि यह नियम सभी जगह लागू हो। नियम सार्वत्रिक नियम नहीं है। तो यह था अपने कूलाम का नियम। आपने देखा कूलाम के नियम की परिभाषा, फिर उसके सूत्र, और यह था अपने कूलाम के नियम की सीमाएं हैं। आगे हम अब ओम के नियम की चर्चा करेंगे, जो विद्युत धारा के चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
देखिए एक वैज्ञानिक आया था जॉर्ज साइमन ओम, उनका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। उन्होंने किसी विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा और विभव के संबंध को बताने के लिए एक नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। विद्युत धारा और विभव के बीच में संबंध बताने के लिए नियम दिया जिसे ओम का नियम कहते हैं। लिखिए ओम के नियमानुसार, लिखिए ओम के नियमानुसार जब किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, लंबाई, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, वह बंद विद्युत डीसी परिपथ हो, तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। देखिए लिखेंगे कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे कि ताप, लंबाई, क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे और बंद विद्युत डीसी परिपथ हो, तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V उसमें बहने वाली धारा I के समानुपाती होता है। हम इस नियम को लिख सकते हैं कि V समानुपाती I, V बराबर I R, R एक स्थिरांक है। देखिए यहाँ पर V है विभव, I है धारा, R है स्थिरांक जिसे चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। यहां पर इसे लिख सकते हैं प्रतिरोध। विभव को V से लिखते हैं, धारा को I से लिखते हैं, प्रतिरोध को R से लिखते हैं। देखिए विभव का मात्रक होता है वोल्ट, धारा का मात्रक होता है एम्पियर और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ये अपने ओम के नियम की परिभाषा। आगे देखेंगे कि ओम के नियम का चित्र। ओम के नियम का चित्र। ओम के नियम में मान लो एक इसके अंदर वोल्टमीटर जुड़ा है, एक इसके अंदर अपने एमीटर जोड़ दिया। वोल्टमीटर विभव को मापता है, एमीटर धारा को मापता है। एक इसके अंदर अपने जोड़ दी बैटरी और एक इसके अंदर अपने लगा दी कुंजी। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो यहाँ पे बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे V समानुपाती I। ये हो गया इसका वोल्टमीटर। ये हो गया इसका एमीटर। ये होगी इसकी बैटरी। ये होगी इसकी कुंजी। देखिए धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगी, या धारा की दिशा प्लस से माइनस की ओर होगी। ये है अपने
ओम के नियम का चित्र। अब हम ओम के नियम की सीमाएं देखेंगे। देखिए ओम के नियम की सीमाएं। ओम के नियम की पहली सीमा यह है कि ओम के नियम के अंदर चालक तार की भौतिक अवस्थाएं स्थिर होनी चाहिए। चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर होनी चाहिए। दूसरी सीमा, ओम का नियम केवल डीसी परिपथ में लागू होता है। ओम का नियम केवल डीसी परिपथ में लागू होता है। तीसरी बात ये लिखेंगे कि अर्धचालकों के लिए ओम का नियम लागू नहीं होता। अर्धचालकों के लिए, अर्धचालक जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, इन पर ओम का नियम लागू नहीं होता। आगे लिखेंगे हम, ओम के नियम के अंदर धारा और विभव के मध्य ग्राफ। देखिए हमें पता है कि विभवांतर जो होता है V वो धारा के समानुपाती होता है। तो ये हो गया अपना विभवांतर V, ये होगी अपनी धारा I, ये होगी धारा ये हो गया विभवांतर या विभव। तो ओम का नियम ये कहता है कि V समानुपाती I, अर्थात जैसे जैसे विभव बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी, जैसे जैसे विभव बढ़ेगा वैसे वैसे धारा बढ़ेगी। तो ये है अपने ओम के नियम का चित्र। अब देखेंगे अपने कि प्रतिरोध क्या होता है। देखिए प्रतिरोध, देखिए किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को उसका प्रतिरोध कहते हैं। किसी विद्युत परिपथ में धारा के मार्ग में उत्पन्न रुकावट को उसका प्रतिरोध कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न रुकावट को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को R से लिखते हैं, इसका मात्रक ओम होता है। या हम लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि V = I, तो V बराबर होता है IR, तो I बराबर हो जाएगा V/I। हम जानते हैं कि V समानुपाती होता है I, यानी विभव समानुपाती धारा। V बराबर हो गया IR, तो R बराबर होता है V/I। तो इससे हम प्रतिरोध की डेफिनेशन बना सकते हैं कि विद्युत परिपथ में विभव और धारा के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत परिपथ में विभव एवं धारा के अनुपात को चालक तार का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से लिखते हैं, इसका मात्रक ओम है। इसे कुछ इस तरह से व्यक्त किया जाता है। यह हो गया चालक तार का प्रतिरोध। तो ये थी अपनी विद्युत धारा के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। हमने इसके अंदर विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ी, विद्युत धारा के प्रकार पढ़े, हमने कूलाम के नियम पढ़ा और हमने उसके बाद में ओम का नियम पढ़ा, ओम के नियम की सीमाएं पढ़ी, प्रतिरोध पढ़ा। आशा है कि आपने ये लेक्चर एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।